मुंबई, इंडिया। अगला दिन रिदम इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। कल रात मिरांश के साथ घूमने के बाद में बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उन्हें आते आते करीब 2 बाज चुके के थे। मिरांश मॉर्निंग पर्सन था, पर रिदम मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। उससे सुबह उठना नहीं हो पाता था। मिरांश इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और वो स्टूडियो जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी अचानक से नाइट स्टैंड पर रखा रिदम का फोन बजा। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, मेरी प्रिंसेस को मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इसका फोन जरूर डिस्टर्ब करेगा। बोलकर उसने सीधे जाकर फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से शिवम बोला, मॉर्निंग बेबी। मिरांश रिदम को देखते हुए बोला, आपकी बेबी सो रही है साले साहब, कल रात की वजह से वो थक गई है। शिवम हैरानी से बोला, क्या मतलब कल रात की वजह से थक गई है? मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक समझ में नहीं आया। वेरी बैड, आपको तो समझ जाना चाहिए साले साहब, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। शिवम गुस्से में बोला, लिसन मिरांश रघुवंशी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी बहन के बारे में मुझसे ऐसी बकवास कर रहे हो। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, तो आपको शर्म नहीं आती है? सुबह सुबह मेरी वाइफ को कॉल कर रहे हो। शिवम हैरानी से बोला, एक्सक्यूज मी बहन, मेरी हाल चाल पूछने के लिए कॉल भी नहीं करूंगा क्या? मिरांश एक नज़र टाइम देखकर बोला, साले साहब उर्फ शिवम सिसोदिया, इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे हैं और अपनी बहन को जहां तक आप जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी सुबह तो आपकी बहन क्या, आपकी बहन के सोते हुए कान भी नहीं उठाते। शिवम गहरी सांस लेकर बोला, व्हाटएवर। एक बात सुनो, चिराग आहूजा के साथ उसका इंटरव्यू देखा है मैंने। लिसन, चिराग के साथ तुम्हारी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। उसके तुम्हारे बीच की सिचुएशन मुझे कभी ठीक नहीं लगी है। दूर रखना मेरी बहन को उससे। मिरांश रिदम की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर वरी साले साहब, आई प्रॉमिस आहूजा से लेकर के रघुवंशी तक कोई भी प्रिंसेस के आसपास नहीं भटकेगी और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हूं ये सब चीज देखने के लिए। शिवम धीरे से बोला, और तुम पर विश्वास ही तो नहीं है मुझे। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, एक बार तो विश्वास करना चाहिए साले साहब, इतना तो बनता है, और अगर आपने विश्वास नहीं किया तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। आपको विश्वास करने से मेरी लाइफ की या फिर प्रिंसेस की लाइफ की प्रॉब्लम नहीं खत्म होने वाली। सो बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवम अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, आई जस्ट होप कि तुम इस बार अपना प्रॉमिस निभाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम रिदम को सेफ रखो, उस पर कोई खतरा नहीं आने दे सकता मैं। मॉम डैड की आखिरी निशानी है वो मेरे पास। तभी उसके पीछे से आवाज आई, क्या हुआ रिदम को? ये सुनते ही शिवम ने मुड़कर धानी को देखा, जो कि उसके पास ही आ रही थी। इस वक्त शिवम अपने बेडरूम के बालकनी में था। शिवम कुछ पल रुककर बोला, चिराग आहूजा के साथ इंटरव्यू देखा मैंने उसका। तुम जानते हो ना धानी की रिदम जो भी इंटरव्यू लेती है मैं मिस नहीं करता। और चिराग के साथ मिरांश की कंट्रोवर्सी है। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों की प्रोफेशनल लड़ाई के बीच में मिरांश की पर्सनल लाइफ हो, मतलब रिदम बीच में आए। धानी गहरी सांस लेकर बोली, डोंट वरी, मीर सब हैंडल कर लेगा। शिवम कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें सच में उस पर विश्वास है? धानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें याद है 5 साल की थी रिदम जब मिरांश ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था? शिवम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई रिमेंबर। रिदम 5 साल की थी और मिरांश 12 साल का था, मुझसे 2 साल छोटा, और मुझे ये भी याद है कि हुआ क्या था। रिदम खेलते खेलते बालकनी के ओर पर पहुंच चुकी थी, जहां की रेलिंग उस वक्त लगी नहीं थी। वो गिर जाती, लेकिन मिरांश ने उसे बचा लिया था और इस चक्कर में उसे खुद चोट आ गई थी। ये सारी चीज मैं कभी नहीं भूलने वाला। धानी उसे देखते हुए बोली, जब कभी भूल नहीं सकते तो फिर मिरांश के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो जैसे वो तुम्हारा कोई दुश्मन है? शिवम की स्माइल एकदम से गायब हो गई और वो धानी को देखते हुए बोला, धानी, उसने रिदम के लिए बहुत कुछ किया है, पर एक वक्त पर उसने रिदम को इस कदर रुलाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 11 साल की थी रिदम उस वक्त और मिरांश खुद 18 साल का था। उस वक्त जो उसने किया था वो नहीं भूला जा सकता। धानी कुछ बोलती उससे पहले शिवम बोला, ये सब छोड़ो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ये सब बातें हम बाद में कंटिन्यू करेंगे और तुम अपना ध्यान रखो। ओके। बोलकर उसने धानी के फोरहेड पर किस किया और फिर वहां से चला गया। वही रघुवंशी पैलेस में वैशाली इस वक्त इवान को खाना खिला रही थी और इवान बिना कुछ बोले चुपचाप खा रहा था। वैशाली धीरे से बोली, इवान बेटा, डैड ने कुछ किया? इवान धीरे से बोला, मॉम, उन्होंने मुझे फिर से मारा, वो बहुत बुरे हैं। आप किसी को बोलती क्यों नहीं? दादू मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे?
बोलते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से वैशाली को देखा। वैशाली कुछ पल रुक कर बोले, दलदल में धकेलना के बाद कोई क्यों बचाएगा? इवान डोंट वरी, आपकी मोम है ना, मैं आपको बचाऊंगी। इवान धीरे से बोला, आप नहीं बचाओगी मॉम, आप कभी नहीं बचा पाती, वो मुझे आपके सामने मारते हैं, फिर भी आप चुप रह जाती हो। वैशाली उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, डैड बहुत खतरनाक है इवान, मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं बचा पाती, तुम्हें पता है ना वो। इवान बीच में बोला, मुझे पता है कि वो आपको भी मरने लगते हैं, मैं ठीक क्यों नहीं हो पाता? अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो वो आपको भी कुछ नहीं करेंगे और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा ना। ये सुनते ही वैशाली ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वह कुछ बोल पाती कि तभी एकदम से गेट खुला और विक्रांत अंदर आते हुए बोला, तुम माँ बेटे कितना ड्रामा करते हो, जब भी देखो हमेशा मनहूस शक्ल लेकर रोते रहते हो। वैशाली एकदम से खड़ी होकर बोली, विक्रांत वो खाना खिला रही थी, थोड़ा इमोशनल हो गया और कुछ भी नहीं। वही इवान ने कसकर वैशाली का हाथ पकड़ लिया था, उसे विक्रांत से बहुत डर लगता था। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यू नो वॉट वैशाली, मन तो करता है ना कि तुम्हारे इस बेटे को जान से खत्म कर दूं। वैशाली तेज आवाज में बोली, विक्रांत क्या बोल रहे हैं आप? विक्रांत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आवाज नीचे, औकात मत भूलो अपनी। वैशाली धीरे से बोली, क्या बोल रहे हैं आप? आपका भी बेटा है वो, आप अपने बेटे को मारने की बात कर रहे हो? विक्रांत एक नज़र इवान को देखकर बोला, वो बेटा जो किसी काम का नहीं है, दिमाग से पैदल। अगर आज उसका दिमाग सही होता ना तो साहित्य की जगह ये होता, अगर उसकी जगह भी नहीं होता तो उसके साथ आधा हिस्सा इसका होता। एक तो बेटी पैदा किया तुमने और दूसरा ऐसा बेटा जो किसी काम का नहीं है। वैशाली ने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से बोली, गलती तो आपकी है ना विक्रांत रघुवंशी। ये सुनते ही विक्रांत एकदम से फ्रिज हो गया और वो वैशाली को घूरने लगा। वैशाली फिर उसे बोली, गलती आपकी है, प्रेगनेंसी के वक्त जब मेरा इवान इस दुनिया में आने वाला था, मुझे किसने मारा था? अगर आप उस वक्त रुक गए होते ये सोचकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आज इसके दिमाग की ये हालत नहीं होती। आपकी करनी ने मेरे बेटे के दिमाग को खराब कर दिया, उसे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। वैशाली के इतना कहते ही विक्रांत ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। वैशाली का चेहरा एक तरफ झुक गया, वहीं इवान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अभी भी वैशाली का हाथ पकड़ा हुआ था। विक्रांत ने एकदम से वैशाली के बालों को मुट्ठी में भरा और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, फिर से बताना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी औकात याद दिलाओ, कैसे मारा था मैंने तुम्हें जब भी पल रहा था तुम्हारे अंदर। बोलकर उसने वैशाली को एकदम से धक्का दिया, जिस वजह से वैशाली वही फ्लोर पर गिर गई। इवान चिल्लाते हुए बोला, मॉम। बोलकर वो वैशाली की तरफ जैसे ही बढ़ा, तभी विक्रांत चिल्लाकर बोला, जहां हो वहीं रुको। ये सुनते इवान एकदम से रुक गया और वो सहमी नजरों से विक्रांत को देखने लगा। विक्रांत ने अपनी बेल्ट निकाली और फिर बस उस कमरे में चीखने की आवाज गूंजने लगी, और वो चीख वैशाली की नहीं बल्कि इवान की थी। वैशाली को तो मानो आदत सी पड़ गई थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस अपनी आंखें बंद किया, ये सब खत्म होने का इंतजार कर रही थी। करीब 10 मिनट बाद विक्रांत एकदम से रुका और वैशाली को घूरते हुए बोला, अब शायद औकात याद आ जाए। बोलकर वो एक नज़र इवान को देखकर बाहर चला गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। इवान जल्दी से वैशाली के पास बैठा और धीरे से बोला, मॉम खून। ये सुनते ही वैशाली ने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को देखा, उसके शरीर में कई कई जगह से खून आ रहा था। वैशाली धीरे से उठकर बैठी और इवान को हक करते हुए बोली, बस मॉम यहीं पर है, ठीक है, शांत। इवान रोते हुए बोला, मॉम आप कभी किसी को क्यों नहीं पता चलने देते? आज तक धानी डी मीर भाई किसी को भी नहीं पता चला। अगर मीर भाई को पता चला तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो डैड को पनिशमेंट देंगे ना। वैशाली धीरे से बोली, इवान कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें कोई मदद नहीं कर पाता, सब सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। बोलते हुए वैशाली चुपचाप सामने की तरफ देख रही थी और वो इवान की पीठ सहला रही थी। विक्रांत जैसे गुस्से में बाहर पहुंचा, उसकी नज़र अभिराज की तरफ चली गई, जो कि एक तरफ खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। विक्रांत ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और फिर वो अभिराज के सामने जाकर बोला, डैड आप यहीं पर हैं? अभिराज अचानक से बोले, शोर कमरे से बाहर आते हैं, कंट्रोल में रखा करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी रेपुटेशन के ऊपर कोई बात है। रघुवंशी खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछलना कहा किसी को भी नहीं है, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? विक्रांत धीरे से बोला,
ये इस डैड आवाज बाहर नहीं जाएगी। अभिराज कुछ पल रुककर बोले, स्टडी रूम में आ जाओ, बोलकर वहां से चले गए। वही मुंबई में रिदम जब सोकर उठी थी तब मिरांश वहां पर नहीं था, बल्कि नाइटस्टैंड पर एक नोट रखा हुआ था। रिदम ने जल्दी से वो नोट उठाया जिस पर लिखा था कि मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम्हारी लेट उठने की आदत कभी नहीं जाएगी। लेकिन मेरे साले साहब का एक कॉल आ गया और इस बीच में शीतल का भी एक कॉल आ गया। तुम्हारी बस उनसे बात करने से पहले तो मुझे कॉल करोगी। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, बेशक मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और किसे करूंगी। बोलकर उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और फिर मिरांश को कॉल कर दिया। वही मिरांश जो इस वक्त एक मीटिंग में था, जो कि स्टूडियो में थी और पूरी प्रमोशन वाली टीम के साथ थी। रिदम का कॉल देखी उसने कॉल पिक कर लिया। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, मॉर्निंग, आई नो मैं लेट हूँ, लेकिन तुमने मुझे कल रात थका दिया था। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, विच इज गुड राइट प्रिंसेस। बोलकर उसने गौतम को एक इशारा किया और फिर बाहर चला गया। रिदम बेड से उठते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं पहली बार बाइक डेट पर गई थी। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हम और बाइक डेट पर जा सकते हैं प्रिंसेस, अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मेरा बिहेवियर ऐसा ही रहेगा अगर तुम खड़ूस ना बनो तो। मिरांश अपने केबिन में पहुंचते हुए बोला, आज तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, शीतल का कॉल आया था। मैंने कॉल अटेंड नहीं किया, बस मैसेज कर दिया। कॉल अटेंड करता तो वो मेरी कॉल को भी वायरल कर देती। रिदम कुछ पल रुककर बोले, ओके, आई नो कि शीतल बहुत डेस्परेट है। अच्छा हुआ तुमने कॉल नहीं उठाया उसका। बाय द वे मैं वो अभी बोल रही थी कि। तभी मिरांश की तरफ से गौतम अंदर आकर बोला, मीर भाई, टाइम हो चुका है। ये सुनते ही मिरांश रिदम से बोल, प्रिंसेस टॉक टू लेटर, बाय, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। गौतम मिरांश को देखते हुए बोला, आर यू श्योर सर कि आपको मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत से मिलना है। मिरांश गौतम को देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स मिलना है, और मैं अकेला जाऊंगा, मेरे पीछे मत आना। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। मुंबई इंडिया, राजपूत इंडस्ट्रीज। मिरांश ने अपनी गाड़ी राजपूत इंडस्ट्रीज की पार्किंग में रोकी। वो कुछ पल ऐसे ही बैठा रहा और फिर गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चला गया। मिरांश सबको इग्नोर करते हुए लिफ्ट में गया और वो सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वो यहाँ पर ऐसे आया था जैसे वो यहाँ पर आता रहता था और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था। कुछ ही पल में मिरांश अनिरुद्ध राजपूत के केबिन के सामने था। वो बिना गेट नॉक किए अंदर गया। तभी अनिरुद्ध एकदम से बोला, कौन। इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गया और उसकी नजरें मिरांश की तरफ चली गई। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, कमाल है कंस मामा, वेलकम नहीं करना। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, कंस मामा। मिरांश सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, बिल्कुल जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं, आपको कंस मामा की डेजिग्नेशन मैंने खुद दी है। खुश हो जाए, वरना लायक तो आप इसके भी नहीं है। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, इसलिए अपॉइंटमेंट बुक की थी तुमने मेरे साथ और ऐसे बिना सोचे समझे मेरे केबिन में क्या सोच कर आए हो तुम। मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर या स्टूडियो नहीं है। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, अगर मेरा घर या स्टूडियो होता तो इतना बकवास नहीं होता। ये सुनते ही अनिरुद्ध गुस्से में उसे देखने लगा। मिरांश अचानक बेहद सीरियस होकर बोला, मेरी प्रिंसेस के सामने आप मुंह नहीं खोलेंगे। अनिरुद्ध अपने सामने रखी फाइल बंद करते हुए बोला, क्यों, डर लग रहा है कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो नहीं पता चलना चाहिए। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, आई नीड अ कॉफी। बोलकर उसने वही इंटरकॉम को कॉल लगाया और फिर कॉफी का बोलकर उसने वापस से अनिरुद्ध को देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, डर मुझे नहीं, डर आपको लगना चाहिए मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत, और आई कैन से कंस मामा। आपकी दो बहनें जो इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल चुकी हैं, अगर उनके बारे में किसी के सामने आएगा तो बेइज्जती तो आपकी होगी, मेरा क्या जाएगा। उसने इतना ही कहा था, तभी एक आदमी ट्रे लेकर अंदर आया जिसमें एक कॉफी मग था। वो आदमी ट्रे रखकर धीरे से बोला, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, बोलकर और वो तुरंत वहां से चला गया। मिरांश ने कॉफी मग उठाया और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोला, काफी खौफ में रखा है, इतना खौफ भी नहीं देना चाहिए कंस मामा कि कोई आपके पीछे से ही आपकी पीठ पर खंजर घुसाकर चला जाए। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, हो गया तुम्हारा, कोई तुम्हें देखकर बोलेगा नहीं कि तुम मानवी के बेटे। मिरांश बीच में बोला, शक्ल पर मानवी राजपूत लिखा है क्या मेरे? आई डोंट थिंक सो। बोलते हुए वो खड़ा हुआ और एक तरफ लगे हुए फुल लेंथ मिरर के सामने गया।
मिरांश ने खुद को अच्छे से देखा और धीरे से बोला, आई एम लुकिंग वेरी हैंडसम, चार्मिंग, पर मेरी शक्ल पर कहीं से भी मानवी राजपूत नहीं लिखा। राइट, कंस मामा। अनिरुद्ध गुस्से में खड़े होकर बोला, मिरांश निकल जाओ यहाँ से। तुमने अगर मेरा दिमाग खराब करने के लिए पूरी मीटिंग बुक की है तो जाओ यहाँ से। मिरांश एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोला, चला जाऊंगा मिस्टर राजपूत। अच्छी से बात तो कर लूँ आपसे, जो बातें खत्म करनी है वो कर लूँ। आपने अपनी दोनों बहनों के बारे में जो भी बकवास की, उसके अलावा हर जगह अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अपनी दोनों बहनों के कान को पूरी दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, कैसे बोल रहे हो तुम? उनमें से एक तुम्हारी माँ है और दूसरी तुम्हारी। मिरांश बीच में बोला, सौतेली माँ। एक माँ तो दूसरी सौतेली माँ, और वो दोनों ट्विंस बहनें। यू नो वॉट, मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अगर आज जिंदा होती ना तो शक्ल तक नहीं देखतर। अनिरुद्ध सार्कास्टिकली बोला, रियली? तभी तुमने रघुवंशी पैलेस के बाहर आउट हाउस में मानवी की सारी यादें एक तरफ करके रखी हुई है, उसकी तस्वीरें से लेकर के उसकी सारी चीज तक। मिरांश कॉफी का सिप लेते हुए बोला, क्या लगा ब्रह्मास्त्र चला दिया जो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यू नो वॉट कंस मामा, इंसान अपने दुश्मन को भी करीब रखता है, शायद दोस्त को भले ही दूर रख दे, और मरा हुआ इंसान पास नहीं है लेकिन उसकी चीज पास रखी कुछ याद करने के लिए, और मानवी राजपूत मेरे पास है। एक्चुअली मानवी राजपूत की यादें सिर्फ और सिर्फ मुझे जन्म देने के तौर पर नहीं बल्कि उस इंसान के तौर पर है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कुछ समझ आया? अनिरुद्ध धीरे से बोला, काश मानवी तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाती। मिरांश बोरियत भरे लहरे में बोला, ये सुन के मेरे कान पक गया। जब से पैदा हुआ तब से यही तो सुन रहा हूँ, मुझे इस दुनिया में नहीं लाती। काश, अरे जब प्रेग्नेंट हुई थी तब रोका क्यों नहीं? अबॉर्ट कर दिया होता, नहीं आता मैं इस दुनिया में। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, समझ में नहीं आया कि तुम आओगे और मेरी बहन को मुझसे दूर ले जाओगे। तुम्हें इस दुनिया में लाते लाते मर गई हो। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वो तो अपनी अमानत छोड़ कर गई थी। लोगों ने मानवी राजपूत की अमानत को पत्थर समझकर फेंकना शुरू कर दिया। ये सुनते ही अनिरुद्ध बिना कुछ बोले चुपचाप मिरांश की आंखों में देखने लगा। अनिरुद्ध कुछ पल रुककर बोला, वो प्यार करती थी सुशांत से, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें इस दुनिया में लेकर आएगी। मानवी ने खुद को कुर्बान करने का सोचा था। मिरांश, एक इंसान के प्यार में तुम भी वही कर रहे हो। मिरांश ने कॉफी मग टेबल पर रखा और फिर अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए बोला, बहुत बड़ा फर्क है आपकी बहन में और मुझ में। वो प्यार में मर सकती थी, मैं मार सकता हूँ। मरने वालों में से नहीं हूँ मैं, अगर मरना होता तो कब का मर चुका होता, बट आई एम नॉट लाइक दिस। इतना बोलकर मिरांश जाने के लिए मुड़ गया। वो एकदम से रुका और फिर बिना मुड़े बोला, बस एक बात, या फिर समझ लो कि एक वार्निंग है। रिदम सिसोदिया से दूर रहना मिस्टर अनिरुद्ध राजपूत होंगे आप कंस, पर मैं कोई कृष्ण नहीं हूँ जो आपको हंसते मुस्कुराते ट्रीट करूँ। और फिर अपनी बात अधूरी छोड़कर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अनिरुद्ध वापस चेयर पर बैठ गया और वो खुद से बोला, मानवी इतना जरूरी नहीं था प्यार में पागल होना। मीनल ने अपना एक बच्चा खोया, सुशांत तुम्हारे पास आया और तुमने उसके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। ऐसे ही बोलते हुए अनिरुद्ध ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त, उदयपुर में साहित्य और अनामिका इस वक्त एक रेस्टोरेंट के टेरेस पर थे। ये उनकी पहली कैंडल लाइट डिनर डेट थी। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं डेट के लिए बोलूंगी और तुम इतनी सारी चीजें करोगे। साहित्य कुछ पल रुककर बोला, तुम मेरी वाइफ हो और पहली बार कोई डिमांड की थी, तुमने तो करना बनता था। आई होप यू लाइक इट। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, आई लव इट। बोलते हुए चारों तरफ देखने लगी। साहित्य आज पहली बार गौर से अनामिका की मुस्कुराहट को देख रहा था और वो उसने खोने लगा था। साहित्य मन में बोला, क्या हो रहा है मुझे? इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। उसकी स्माइल इतनी इफेक्ट करने लगी मुझे। तभी अनामिका उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गए? साहित्य एकदम से होश में आकर बोला, कहीं नहीं। खाने के लिए आए तो खाना दिखा लो। अनामिका धीरे से बोली, ये ऑफ कोर्स। बोलकर उसने खाना शुरू कर दिया। साहित्य अभी भी उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र कैंडल पर गई जो कि जल रही थी। साहित्य बिना पलके झपकाए उस जलती हुई कैंडल को देखने लगा। उस कैंडल की तरफ देखते हुए साहित्य की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आ रहे थे। अंधेरी बारिश वाली रात, कोई एक्सीडेंट, आग। वो एकदम से होश में आया और फिर गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोल, कंट्रोल। अनामिका ने ये चीज नोटिस नहीं की थी।
साहित्य ने एक नज़र अनामिका को देखा और वो चुपचाप खाने लगा। इधर मुंबई में मिरांश जैसे अपार्टमेंट में पहुंचा, उसे सीधे निधि का एक मैसेज कॉफ़ी टेबल पर दिखा। एक कार्ड रखा था जिस पर लिखा था, आज रात उसे असाइनमेंट के लिए अपने किसी दोस्त के घर रुकना था। मिरांश खुद से बोला, ये लड़की कॉल करना भी जरूरी नहीं समझती। बोलकर वो सीधे ऊपर बेडरूम की तरफ चला गया। मिरांश जैसे बेडरूम में पहुंचा वो एकदम से रुक गया। इस वक्त पूरे बेडरूम की लाइट्स ऑफ थी और वहां पर एक येलो कलर की डिम लाइट जल रही थी। मिरांश तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस। उसके इतना कहते ही पीछे से एक आवाज आई। मिरांश धीरे से बोला, तुम दूर रहो प्रिंसेस, तो भी समझ जाऊंगा कि तुम हो। बोलकर उसने एकदम से मुड़कर रिदम की तरफ देखा और उसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। रिदम इस वक्त मिरांश से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का एक मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और खुले हुए थे और उसके हाथ में एक कैंडल थी। रिदम धीरे से बोली, क्या हुआ? बस खो गए? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, अगर तुमने खोने की बात है तो बहुत पहले से खो चुका हूँ। होश में आने का कोई ख्याल नहीं है क्योंकि नशा उतर जाएगा तो असली दुनिया दिखेगी और वो नहीं देखनी। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें असली दुनिया में भटकने नहीं दूंगी। अंधेरे में तुम्हारी रोशनी हूं ना, तुम हाथ थाम मेरा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बोलकर उसने अपना एक हाथ मिरांश की तरफ बढ़ा दिया। मिरांश ने रिदम के हाथ में अपना हाथ रखा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, कुछ फील हुआ? मिरांश धीरे से बोला, यू डेकोरेटेड द वॉल रूम प्रिंसेस, सेंटर कैंडल से जल नहीं रही है अभी पर है, बेड के आसपास कुछ फूल भी हैं, बालकनी के डोर के पास फेरी लाइट्स भी लगी हैं, सब कुछ बंद है। रिदम हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? मिरांश ने एकदम से रिदम की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और झुककर उसके कान में बोला, तुम्हारे छोटे से दिमाग का अंदाजा है मुझे, या फिर तुम ये कह सकती हो कि मुझे अपने कमरे का अंदाजा है। यू नो, मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद प्रिंसेस, और मेरे कमरे में एक हल्की सी मूवमेंट भी मुझे पता चल जाती है। रिदम कुछ पल रुककर बोली, पर मैंने गंदा नहीं किया, मैंने तो बस। मिरांश बीच में बोला, डेकोरेट किया है एंड आई लाइक इट। बोलकर उसने रिदम के कान पर अपने होंठ दिखा दिए। रिदम धीरे से बोली, मीर कैंडल चल रही है। ये सुनते ही मिरांश एक गहरी सांस लेते हुए पीछे हट गया। रिदम हल्का सा आगे बढ़ी और फिर वो सारे कैंडल जलाने लगी। मिरांश रूम के बीचों बीच खड़ा रिदम की हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा था और रिदम अपने ऊपर उसकी नज़र की तपिश साफ महसूस कर सकती थी। रिदम एक टेबल के पास पहुंची और वो कैंडल को जला रही थी। तभी मिरांश ने एकदम से उसे पीछे से हग कर लिया। रिदम हैरानी से बोली, मीर, ये क्या? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी अगले ही पल मिरांश ने उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया और उसका एक हाथ पकड़ लिया जिसमें कैंडल था और वो अभी भी जल रहा था। मिरांश धीरे से बोला, जब इतनी नजाकत और मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखोगी तो मुझे गलतफहमी हो जाएगी कि तुम मोहब्बत में हो। जब इतनी शिद्दत लुटाओगी तो मेरी गलतफहमी बढ़ जाएगी प्रिंसेस कि तुम मेरी हो तो तुम मेरी, लेकिन ये दिल। बोलते हुए उसने एक बार रिदम के सीने की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, मत करो इतनी नुमाइश कि मुझे लगने लगे कि इस दिल में मैं हूँ। मत करो इतनी कोशिश है कि मुझे लगने लगे कि तुम्हारी हर कोशिश में मैं हूँ। रिदम धीरे से बोली, मीर। बोलते हुए उसके हाथ से कैंडल छूटकर नीचे गिर गई। मिरांश ने रिदम की उंगलियों से अपनी उंगली इंटरवेंट की और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या ये शुरुआत है जुनून में एक मोहब्बत की, या मोहब्बत से पहले ही आएगा कोई तूफान? जानने के लिए पढ़ते रहिए।